हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल माइंड में। और आज हम लोग हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन पर चलेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा संज्ञा। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, संज्ञा के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि संज्ञा के बारे में आप लोगों ने अब तक जो भी सीखा है, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने 10th में और 12th में हिंदी जरूर पढ़ी होगी, या कम से कम 10th में तो पढ़ी ही होगी। तो आप संज्ञा के बारे में क्या जानते हैं, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो हम जानेंगे कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। अगर हम आपको एक शब्द में बताना चाहें तो संज्ञा जो है, दुनिया में जितने भी शब्द मौजूद हैं ज्यादातर वो संज्ञा है। क्या है उनका नाम? संज्ञा है। क्योंकि आप अपने आसपास किसी भी चीज को देखते हो, चाहे वो आपके आसपास लैपटॉप हो, चाहे आपके रूम में लगा हुआ फैन हो, चाहे आप जो पेन कॉपी यूज करते हो, या जो भी जैसे आप वॉच यूज करते हो, तो जो भी चीजें आप लाइफ में यूज करते हो उनका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। और अगर उसका वो नाम है तो वही क्या है हमारे लिए, वही संज्ञा है। तो देखते हैं हम संज्ञा के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, अब यहाँ पर ये वर्ड ध्यान देने हैं आपको, व्यक्ति भी हो सकती है, वो वस्तु भी हो सकती है, वो स्थान भी हो सकता है, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। इन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दिया गया है, जैसे आपको एक पशु जाति होती है। पशु क्या होती है? जाति होती है। इसको पशु को जाति क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ए पशु है, एक बी पशु है, एक सी पशु है। सभी अलग अलग पशु हैं, लेकिन उनके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? कॉमन वर्ड, जो कि पशु है। क्या है? और वो पशु उस पशु जाति को दिखाने के लिए किया जाता है। सुंदरता, गुण के लिए, क्वालिटी के लिए हम सुंदरता शब्द का प्रयोग करते हैं। भाव, मोहन जैसे व्यक्ति का नाम है, दिल्ली जैसे स्थान का नाम है, मारना जैसे क्रिया है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर जो मारना लिखा हुआ है ये तो क्रिया है, लेकिन मारना, पीटना, हंसना, रोना, ये सभी नाम भी तो अलग अलग है। जब ये इनके नाम हैं तब हम इसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। चलिए, निम्नलिखित उदाहरणों से हम संज्ञा को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो आगे उदाहरण दिए गए हैं उनको समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिएगा, उदाहरण 1 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको उदाहरण पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सुरेश, क्या लिखा हुआ है? सुरेश भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आया था। कौन प्रथम प्रतियोगिता में प्रथम आया था? सुरेश। तो सुरेश क्या है? सुरेश एक किसी व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है। इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। अब देखिए, यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्कूल। स्थान को कहते हैं ऐसी जगह, स्कूल जो है यहाँ पर स्थान के लिए लिखा गया है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्टडी की जाती है, पढ़ाई की जाती है। तो वो स्कूल ए भी हो सकता है, स्कूल बी भी हो सकता है, स्कूल सी भी हो सकता है, लेकिन उन सभी के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। घर पहुंचा, इस बात को अपने माता पिता को बताते हुए। किसको बताया उसने? अपने माता पिता को। आपको बस ये ध्यान देना है कि इसमें संज्ञा कहां कहां पर आई हुई है और कौन कौन सी आई है। बहुत खुश लग रहा था यह बात सुनकर। फिर से एक वर्ड आया है, सुरेश। क्या वर्ड आया है? सुरेश। इन पंक्तियों में सुरेश, माता पिता, ये व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? व्यक्ति को संकेत करते हैं। स्कूल और घर जो है, ये जगहें जो हैं स्थान की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं? अभी आपने पीछे परिभाषा में पढ़ा था कि व्यक्ति का या तो नाम होगा या फिर स्थान होगा। इन सबको भी क्या कहते हैं? व्यक्ति का भी संज्ञा होती है और स्थान की भी संज्ञा होती है। और हमने आपको बताया था यहाँ पे खुश और आनंदित, ये भाव बताया गया है। क्या बताया गया है? यानी ये भाववाचक संज्ञा हो सकते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा कि इस उदाहरण में जो भाव वर्ड दिए गए, आदि संज्ञा प्रयुक्त हुई हैं। क्या प्रयुक्त हुई हैं? आदि संज्ञा प्रयुक्त हुई हैं। आगे चलते हैं।
एक और उदाहरण देखते हैं। पहले आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग बताइएगा कि इसमें से संज्ञा कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको देखकर पहले आप लोग 1 सेकंड के लिए ट्राई करिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर एक देश का नाम लिखा है, हमारे प्यारे भारत देश का। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब देखिए, भारत भी एक देश है, अमेरिका भी एक देश है, चीन भी एक देश है। तो इन सभी के लिए एक कॉमन वर्ड क्या यूज किया गया? देश है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब आप देख रहे हैं फिर से एक नाम आ गया, किसी व्यक्ति का नाम आया हुआ है। भारत एक जगह है, स्थान का नाम है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। वैसे लिखने के लिए लिखा जाता है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, बट हमारे रिकॉर्ड्स में ऐसा नहीं है कि हॉकी जो है भारत का एक राष्ट्रीय खेल है। गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है गंगा, आप जानते हैं गंगा नदी जी के बारे में। भारत की, कहाँ की? एक पवित्र नदी है। कुरान, अब यहाँ पर फिर से एक नाम लिखा गया है, कुरान मुसलमानों का, कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। त्योहारों से हर घर में खुशी आती है। अब यहाँ पर त्योहार वर्ड लिखा गया है। क्या लिखा गया है? त्योहार। आज दीपक बहुत खुश है। फिर से एक नाम लिखा गया, दीपक। दीपक हर सुबह 1 गिलास दूध और 4 अंडे खाता है। दीपक क्या करता है? हर सुबह 1 गिलास दूध पीता है और 4 अंडे खाता है। कितने अंडे खाता है? 4 अंडे खाता है। तो इन वाक्यों में चिन्हित शब्द किसी न किसी तरह से संज्ञा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बात किसकी चल रही है? संज्ञा की। तो कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो संज्ञा हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत जो है वो देश का नाम है। किसका नाम है? भारत जो है वो देश का नाम है। भारत किसका नाम है? देश का नाम है। नरेंद्र मोदी व्यक्ति का नाम है। हमने अभी आपको इस पढ़ते हुए लाइन में बताया था कि आपको खुद से पहले कोशिश करना है, छांटना है कि इसमें कौन से वर्ड जो है संज्ञा हो सकते हैं। फिर हमने आपको हॉकी के बारे में बताया, हॉकी खेल का नाम है। फिर यहाँ पर गंगा लिखा है, गंगा नदी का नाम है। कुरान, कुरान ग्रंथ का नाम है। मुसलमानों विशेष समुदाय का नाम होता है। क्या नाम होता है? विशेष समुदाय को, उस कुरान को पवित्र धर्म मानने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने 2 उदाहरण देखे। इन 2 उदाहरणों से आपने क्या समझा कि संज्ञा इस तरीके से कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। संज्ञा या तो स्थान का नाम हो सकता है, या तो संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या तो संज्ञा किसी कॉमन वर्ड यूज किए जाते हैं जो उनके लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अच्छा, पीछे रह गया था अभी। ग्रंथ। ग्रंथ किसी किताब की विशेष श्रेणी का नाम है। वहां पर एक वर्ड आया हुआ था, खुशी। क्या वर्ड आया था? खुशी। तो खुशी एक प्रकार का भाव है। क्या है? खुशी एक प्रकार का भाव है। गिलास, गिलास वस्तु का नाम है। दूध और अंडे खाद्य पदार्थ का नाम है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं वो सारे शब्दों का कुछ ना कुछ नाम है। उन सारे शब्दों का कुछ ना कुछ नाम है। अगर उन सारे शब्दों का कुछ ना कुछ नाम है तो वो सारे ही शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी कि संज्ञा किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का भी नाम हो सकता है। जितनी भी जीवन में हम सामग्री, वस्तुएं यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं संज्ञा से ही संबंधित होती हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा के भेद और उदाहरण। अब हमें समझना पड़ेगा कि संज्ञा के क्या क्या भेद होते हैं। देखिए, भेद कह लो या आप प्रकार कह लो। संज्ञा के प्रकार भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? संज्ञा के प्रकार भी कह सकते हैं, संज्ञा के भेद भी कह सकते हैं और संज्ञा के प्रकार कह सकते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, मुख्यतः। क्या लिखा हुआ है? मुख्यतः। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो इसका मतलब कुछ और भेद भी होते होंगे। ये जो शब्द लिखा गया है मुख्यतः, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन यहां पर बताया गया है कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि मुख्यतः 3 भेद क्यों कहा इन्होंने। कुछ और भी होता है, इसके अलावा भी होते हैं, या संज्ञा के केवल मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं। तो जैसे इन्होंने लिखा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 1 क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो ये मुख्यतः 3 भेद हो गए। मुख्यतः 3 भेद हैं, और भी 2 भेद होते हैं, वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना था कि मुख्यतः 3 भेद कौन कौन से होते हैं। आगे देखिएगा, कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। तो पहले 3 भेद, फिर 2 भेद और हो गए, तो कुल कितने भेद हो गए संज्ञा के? 5 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। उनको आगे पढ़ेंगे हम। और मानते हैं
समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। एक तो हो गया आपका समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, क्या हो गया, जिसमें आपको समूह के बारे में पता चले। किसके बारे में पता चले? समूह के बारे में पता चले। ऐसे संज्ञा को समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा मैटर। क्या सुना होगा? मैटर। मैटर जो होता है जैसे एक तरीके से रॉ मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं। इनको कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? इनसे कुछ नए पदार्थ, नई चीजें बनाई जा सकती हैं। जो द्रव्यवाचक पदार्थ होते हैं इनको हमेशा नए चीजें बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान में संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। 3 मुख्य भेद हो गए, 2 और भेद हो गए। ठीक है, तो इसलिए अब संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। नेक्स्ट, ये 5 भेद लिखे हुए सीरियल से आप एक एक लिखकर इनको याद कर लीजिएगा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। अब इनके बारे में हम एक एक करके थारोली स्टडी करेंगे। अब इनके बारे में हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे कि क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ध्यान से देखिएगा, इसका जो भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है उसमें और थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, अब यहां पर 2 वर्ड याद करिएगा। विशेष, किसके बारे में बात होगी? विशेष के बारे में बात होगी। व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में कहें, कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो विशेष महत्व का हो। किसका हो? विशेष महत्व का हो। इसलिए जो आपने अगर इंग्लिश में प्रॉपर नाउन पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? प्रॉपर नाउन पढ़ा हुआ है। तो जो लोगों ने भी इंग्लिश भी पढ़ी हुई है साथ में, देखिए क्योंकि ग्रामर बहुत ज्यादा ट्रांसलेटेड है, हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी चीजें मैच करती हैं, तो आप इनको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है एक्चुअली वो प्रॉपर नाउन होती है। क्या होती है? प्रॉपर नाउन होती है। जिन लोगों को हिंदी में हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप इस वर्ड की हेल्प लेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। और आपको पता है कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। जब कोई नाम लिख दिया जाए, डायरेक्ट क्या लिख दिया जाए? नाम लिख दिया जाए, तो वो फिर क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए, उदाहरण दिए गए। व्यक्ति, व्यक्ति में देखिए जैसे महान लोगों के नाम लिखे, भगत सिंह जी, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, ये महान लोगों के नाम लिखे हुए। क्या लिखे हुए? नाम लिखे हुए हैं। तो विशेष व्यक्तित्व के नाम लिखे हुए। जैसे स्थान में देखिएगा, अब हम जो संज्ञा पढ़ रहे हैं, संज्ञा में या तो स्थान होगा या तो व्यक्ति होगी, है ना, तो उन्हीं के नाम होंगे। तो स्थान में जैसे दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि। इमारत का नाम, इमारतों के नाम में जैसे ताजमहल, लाल किला, हवा महल इत्यादि, ये सब आपने नाम सुने होंगे। आगरा में ताजमहल है, लाल किला दिल्ली में है, हवा महल, तो इन चीजों के नाम आपने सुने होंगे। ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। क्या होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिखा जाए, किसी विशेष स्थान का नाम लिखा जाए, या किसी विशेष वस्तु का नाम लिखा जाए। विशेष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तु, व्यक्ति और स्थान, वस्तु, व्यक्ति और स्थान क्या होना चाहिए? विशेष होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। क्या है? राम स्कूल जाता है। तो इसमें जो राम स्कूल जाता है, आप देख सकते हैं कि ये जो राम वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राम लिखा हुआ है। ये व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है। तो इसमें क्या हुआ कि राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। अब यहाँ पर जो ताजमहल लिखा गया है, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सॉरी।
जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। किसकी बात हो रही है? जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो इन्हें हम जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते थे। शिमला एक पर्यटन स्थल है, फिर से एक स्थान की बात हो रही है, विशेष स्थान की बात हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमला। इन पंक्तियों में देखिए यहाँ पर्टिकुलराइज कर दिया गया है, राम नंबर 1, नंबर 2 ताजमहल, नंबर 3 शिमला, नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। ये जो नाम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोधक है। क्या किसका बोधक है? विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोधक है। तो होपफुली आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पता चल गई होगी। बस आपको याद रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है व्यक्ति, स्थान और वस्तु। व्यक्ति, स्थान और वस्तु वो भी विशेष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेष होना चाहिए। बस इतना आपको याद रखना है। विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का नाम हो। किसका नाम हो? विशेष वस्तु का नाम हो। इनको क्या कहेंगे हम? तो इनको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट। अब सेकंड, आपने फर्स्ट पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब हम सेकंड नंबर पे पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? जातिवाचक संज्ञा के बारे में। क्या होते हैं जातिवाचक संज्ञा? देखिएगा, जब किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। अब आपको ये वर्ड याद रखना है इसमें, संपूर्ण जाति का बोध हो। किसका बोध हो? संपूर्ण जाति का बोध हो। उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे हमने आपसे कहा, यहां पर हमने लिखा राम, श्याम, मोहन। राम, श्याम और मोहन। तो राम, श्याम, मोहन ये नाम है। क्या है? ये लोगों के नाम है। लेकिन मान लीजिए कि ये तीनों ही लड़के हैं। राम भी एक लड़का है, श्याम भी एक लड़का है, मोहन भी एक लड़का है। तो इन तीनों के लिए एक कॉमन नाम क्या यूज हो सकता है? लड़का। क्या यूज हो सकता है? लड़का। तो राम एक लड़का है, श्याम एक लड़का है और मोहन एक लड़का है। इन तीनों के लिए एक शब्द जो यूज होगा उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे अभी पीछे स्लाइड में गंगा जी का नाम आया था, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा गंगा। क्या लिखा? गंगा। फिर हमने लिखा क्या? यमुना। फिर हमने लिखा यहां पर सरस्वती। अगर हमने ये नाम लिखे हुए हैं सरस्वती, तो आप देख सकते हो गंगा भी एक नदी है, यमुना भी एक नदी है और सरस्वती भी एक नदी है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों को भी हम एक ही नाम से संबोधित कर सकते हैं, जो कि शब्द नदी रहेगा। क्या रहेगा? तो गंगा अलग नदी है, यमुना अलग नदी है, सरस्वती अलग नदी है। जब तक इनके नाम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं, तब तक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब इनको हम अलग से लिख देते हैं, इन तीनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे नदी, तो फिर ये जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब हम तीनों के लिए एक ही, जैसे यहां पर हमने नाम लिखा लड़कों के राम, श्याम, मोहन। राम एक अलग लड़का है, श्याम एक अलग व्यक्ति है, मोहन एक अलग व्यक्ति है। लेकिन हम इन तीनों के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, इन पूरे समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम? जातिवाचक कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति को, किसको? पूरी जाति को, उसकी संपूर्ण श्रेणी और पूरे वर्ग को संबोधित करता है। आप संपूर्ण श्रेणी कह लीजिएगा, आप पूरी जाति कह लीजिएगा, या पूरा वर्ग कह लीजिएगा, चाहे पूरे वर्ग को। जैसे अभी पीछे एक शब्द आया था पशु। तो पशु क्या है? जो भी 4 पैरों वाले हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो भैंस हो, है वो सभी क्या? पशु हैं। तो उन सब के लिए एक कॉमन शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? पशु शब्द कहते हैं। जो कि जैसे यहां पर वस्तु लिखा है, तो वस्तु में कार भी एक वस्तु है, मोबाइल भी एक वस्तु है, टीवी भी एक वस्तु है, पुस्तक भी एक वस्तु है। तो इन सभी के लिए एक शब्द, कॉमन शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है उसको हम कहेंगे वस्तु या जातिवाचक। स्थान के लिए चाहे पहाड़ हो, चाहे तालाब हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, इन सभी को हम एक वर्ड से डिनोट कर सकते हैं, स्थान से। प्राणी,
प्राणी में चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या गाय हो या शेर हो, इन सभी में जिसमें भी जीव होता है, क्या होता है, जो भी जीवित होते हैं उनको हम प्राणी मात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी मात्र। तो देखा आपने कैसे एक पूरे समुदाय को, एक पूरे ग्रुप को, एक पूरे समूह को, एक पूरे जाति को, एक पूरे वर्ग को एक शब्द से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एक शब्द से जब दिखा दिया जाता है तो उसे कहते हैं हम क्या? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के शब्द के कुछ उदाहरण है, जैसे गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। मान लीजिए एक राम की गाय है, एक राम के पास गाय है। मान लीजिए एक श्याम के पास भी गाय है, श्याम के पास भी गाय है। मान लीजिए कृष्ण भगवान के पास 1,00,000 गाय थी, कृष्ण के पास 1,00,000 गाय थी, 1,00,000 गायें थी, लेकिन उन सभी गायों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है, गाय। क्या प्रयोग किया जा रहा है? गाय। तो सभी के लिए जब एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो राम के घर में जो गाय बंधी है वो वाली हो, चाहे जो श्याम के घर में गाय बंधी है वो वाली हो, चाहे जो कृष्ण के पिताजी थे उनके पास जो 1,00,000 गायें थी, चाहे वो सारी गायें हो, उन सभी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो उस गाय जाति को दिखाता है। वो भैंस नहीं है, वो बकरी नहीं है, वो गाय है। इसलिए उस पूरे समुदाय को एक शब्द के नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अब यहाँ पर जो स्त्री पुरुष शब्द प्रयोग किया गया, क्या किया गया है? आपको पता है जो इंसान होता है, जो व्यक्ति होते हैं, जो इंसान होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनमें केवल, आगे आप पढ़ेंगे लिंग चैप्टर तो उसमें आपको और पता चलेगा, केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो कोई स्त्री रही होगी या तो फिर कोई पुरुष रहा होगा। क्या रहा होगा? या तो कोई स्त्री रही होगी या कोई पुरुष रहा होगा, या तो कोई स्त्री रही होगी या तो कोई पुरुष रहा होगा। तो स्त्री मतलब एंड पुरुष। अब पुरुष में कोई, स्त्री में कोई भी हो सकता है। मान लीजिए पुरुष में कोई किसी का लड़का है, क्या है? कोई किसी का लड़का है, दूसरा व्यक्ति है जो किसी का फादर है यानी पिता है, और तीसरा व्यक्ति है कोई किसी का बेटा है या लड़का है, पिता है या कोई भी है। तो ये सभी लोग किस में आते हैं? पुरुष में आते हैं। तो इस पूरे वर्ग को पुरुष कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पुरुष कहा जा रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पुरुष वर्ग कहेंगे। स्त्री वर्ग, जो भी महिलाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्त्री वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्त्री वर्ग कहेंगे। इसलिए वो क्या होता है? स्त्री होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है पहाड़, इन पंक्तियों में गाय, स्त्री, पुरुष और पहाड़ जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि एक शब्द होते हुए भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। स्त्री कहने का मतलब है दुनिया की टोटल आबादी का 50% से कुछ कम है, 48.2 समथिंग है, वो जो 50% पॉपुलेशन है पूरे दुनिया की, वो स्त्री 50%। फिर अगर हम पुरुष की बात करें, तो इस दुनिया में पूरे जितने भी पुरुष होते हैं उनमें जो भी 50%, जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% मान लीजिए स्त्री और 50% पुरुष हैं। तो ये जो स्त्री और पुरुष पूरे वर्ग को डिनोट करते हैं, इनको कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिएगा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। क्या? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, देखिएगा, जो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा होती है, देखिए, समुदायवाचक या समूहवाचक मतलब यहां पर समूह को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? समूह को दिखाया जाता है, ग्रुप को दिखाया जाता है। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में किसी एक पूरे वर्ग को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सेना, तो जब भी सेना शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? सेना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आप इमेजिन करके देखिएगा, जब भी सेना शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो सेना का मतलब होगा
सेना का मतलब उसमें आप इमेजिन करके देखो कि आपके सामने एक सेना की टुकड़ी आ रही है, तो सेना शब्द बोलते ही इनको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर आपको समुदायवाचक या समूहवाचक समझ में कम आ रहा है तो आप इनको कलेक्टिव नाउन के नाम से पढ़ सकते हैं। किसके नाम से पढ़ सकते हैं? कलेक्टिव नाउन के नाम से पढ़ सकते हैं। तो जो सेना है, सेना की जब भी बात होगी तो ऐसा एहसास होता है कि मान लीजिए आपके सामने सेना की टुकड़ी मार्च पास्ट करते हुए पैदल आ रही है, तो इसका मतलब है सेना में कम से कम 2-4-10 सोल्जर होंगे, कम से कम 2-4-10 सोल्जर्स होंगे, सैनिक होंगे, तभी आप उन्हें क्या कहेंगे? सेना कहेंगे। या जैसे सभा है, तो सभा सभा क्या किसी एक व्यक्ति से बन सकती है? नहीं बन सकती है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि सभा चल रही है, तो सभा चलने का मतलब है उसमें कई सारे लोग होंगे। तो इसी तरीके से कक्षा, अगर मैंने आपसे कहा कि चलिए क्लास में क्लास चल रही है, मतलब कक्षा चल रही है, तो कक्षा चल रही है मतलब आपके दिमाग में आएगा 2-4-10 स्टूडेंट जरूर रहे होंगे। क्या होगा? 2-4-10 स्टूडेंट्स जरूर रहे होंगे। उसके बाद वर्ड आता है झुंड। क्या आता है? झुंड। तो झुंड अपने आप में आपको पता है झुंड का मतलब क्या होगा? बहुत सारे लोगों को मिलाकर झुंड बनता है। क्या बनता है? बहुत सारे लोगों को मिलाकर ही झुंड बनता है। तो बहुत सारे लोगों के होने से क्या बनता है? झुंड बनता है। लकड़ी का गट्ठा। अब लकड़ी का गट्ठा कहने का मतलब है उसमें लकड़ी के कई लकड़ियां हैं, उसमें क्या है? कई लकड़ियां हैं या कई लकड़ियों के पार्ट हैं उसमें, तभी उसको हम क्या कहेंगे? गट्ठा। गेहूं का ढेर। अब गेहूं का जो ढेर लगा हुआ है, क्या उसमें एक गेहूं होगा? 2 गेहूं होंगे? नहीं, बहुत सारे गेहूं होंगे, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? गेहूं का ढेर कहते हैं। तो इस तरीके से समुदायवाचक संज्ञा बनती हैं। कौन सी संज्ञा बनती हैं? समुदायवाचक संज्ञा बनती हैं या समूहवाचक संज्ञा बनती हैं। आगे देखिएगा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण दें। जैसे हमारी सेना, इसकी बात हो रही है। सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। अब आप बताओ, ये जो सेना डटकर सामना कर रही है, इस सेना में केवल एक सैनिक होगा या कई सारे सैनिक होंगे? मतलब एक तो नहीं होगा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होंगे। क्या होंगे? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होंगे, इसलिए हम इसको सेना कहेंगे। कक्षा 10वीं के छात्र। अब एक बात बताइए, कक्षा 10वीं के छात्र की जब बात होगी तो कक्षा 10वीं में एक ही छात्र रहा होगा या बहुत सारे छात्र रहे होंगे? पूरे छात्र वर्ग की बात हो रही है, बहुत मेहनती हैं। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया जा रहा था। अभी हमने आपको बताया, ये सेंटेंस पढ़कर आप महसूस करिए, गांव में पीपल का पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया है। तो अगर पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया है तो सभा में केवल एक लोग होंगे या कई सारे लोग होंगे? मतलब 4-5-10 लोग तो कम से कम होंगे, इसलिए इसमें समुदाय की बात है। इन पंक्तियों में सेना, कक्षा, सभा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द अपने संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं? संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिएगा, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। यहां पर एक वर्ड लिखा गया है, द्रव्य। अगर आपने साइंस में मैटर वर्ड पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मैटर। द्रव्य, क्या चीज की बात चल रही है? द्रव्य। आपको पता है हम लोग जो भी हैं सब किस चीज के बने हुए हैं? द्रव्य के बने हुए। द्रव्य वो चीज होती है जो स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है। और अगर स्थान घेरती है तो उसमें उसका क्या रहा होगा? आयतन रहता होगा। ये साइंटिफिक डेफिनेशन है। द्रव्य जो है, एक और इसको आप याद करने के लिए याद कर सकते हो, द्रव्य वो पदार्थ होते हैं जिनसे कुछ नया बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जिनसे कुछ नया बनाया जा सकता है। जिनसे कुछ नया बनाया जा सकता है। जिनसे कुछ नया बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे तेल लिखा हुआ है, पानी लिखा हुआ है, दूध लिखा हुआ है, घी लिखा हुआ है, लोहा लिखा हुआ है, सोना लिखा हुआ है, तांबा लिखा हुआ है। आपको पता है लोहे का हम कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए यूज करते हैं, सोने का भी हम कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए यूज करते हैं, तांबे का भी हम दूध से भी, घी से भी, पानी से भी, तेल से भी। तो इनको एक नए फॉर्म में बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको, तो देखिएगा, गाय का दूध। किसका दूध? गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। गाय का दूध। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। किससे बने औजार? लोहे से बने औजार। तो लोहा क्या है? यहाँ पर द्रव्य की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया है? द्रव्य की तरह यूज किया गया है। पानी ही जीवन है। यहाँ पर देखिए पानी क्या है?
पानी जीवन है तो पानी को क्या माना गया है? द्रव्य माना गया है। इन पंक्तियों में दूध, लोहा, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी ये बात कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में आप अगर उदाहरण याद रखेंगे तो दूध, तेल, लोहा, सोना, चांदी ये सभी क्या है? द्रव्य की तरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनसे हम नई चीजें बना लेते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब स्टार्ट होता है आपका, देखिए जो थर्ड पार्ट था भाववाचक संज्ञा, उसको हम सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका डिटेल बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमने जो थर्ड टॉपिक पहले भाववाचक संज्ञा रखा था उसको हमने फर्स्ट सेकंड पढ़ा, फोर्थ फिफ्थ पढ़ लिया। अब हम थर्ड टॉपिक को जो भाववाचक संज्ञा था उसको सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाव क्या होता है? भाव क्या होता है? भाव हमारी जो हृदय में जो हम महसूस करते हैं, जो दिल में हम महसूस करते हैं, दिल में जिसे महसूस करते हैं, क्या करते हैं? जिसे महसूस किया जा सकता है उसे भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, इस भाववाचक संज्ञा में हमें क्या पता चलता है? किसी चीज के गुण पता चलते हैं, किसी का कर्म पता चलता है, उसकी दशा पता चलती है, किसी की अवस्था पता चलती है, भाव आदि का बोध कराएं, वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। साधारण शब्दों में भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है। किससे होता है? भावों से होता है। भाववाचक ये अमूर्त अर्थात केवल अनुभव किए जाने वाले। अब यहाँ पर एक वर्ड है, आप ध्यान से देखिएगा, अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जिनका कोई रूप नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जिनका कोई रूप नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जिनका कोई रूप नहीं होता है। नहीं होता है यानी जिनकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। याद रखना है आपको, क्या नहीं होता है इनका? इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। ये निराकार होते हैं। कैसे होते हैं? निराकार होते हैं। मतलब इनका कोई आकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इनका कोई आकार नहीं होता है। आकार नहीं होता है। भावों का कोई आकार नहीं होता है। किसका आकार नहीं होता है? भावों का कोई आकार नहीं होता है। केवल इनको अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केवल फील किया जा सकता है। शब्द होते हैं, इनमें हमारी भावनाएं प्रमुख होती हैं। भाव कौन कौन से हो सकते हैं? आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आप खुशी महसूस करते हैं। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको अंदर से गुस्सा आता है, इसको क्रोध कहते हैं। तभी दुख होता है। दशा, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई गरीब है, ये दशाएं होती हैं। अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, 3 अवस्थाएं होती हैं जीवन की। उसके बाद गुण, कोई चीज मीठी लग रही है तो उसे हम मिठास उसकी कहते हैं। कोई चीज देखने में सुंदर लग रही है तो उसे हम सुंदरता कहते हैं। कोई चीज कोमल है तो उसे हम कोमलता कहते हैं। कठोरता इत्यादि, ये भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव होते हैं। भाववाचक जो संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए उसको हम परिवर्तन देखना पड़ता है कि हमें उसमें कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं भाववाचक संज्ञा में। देखिएगा, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। सीता जी दुखी थी। दुख उनका क्या था? भाव था। सीता का दुख जो था वो भाव था। और उसका कारण क्या था? राम के वियोग में। आपने कहानी पढ़ी होगी कि राम जब सीता जी जंगल में गए तो वहां पर 14 वर्ष के वनवास के समय सीता जी को रावण उठा ले गया। तो जब सीता रावण के यहाँ बैठी थी तो राम के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी थी। तो दुख क्या था? सीता का भाव था। ताजमहल की सुंदरता, अब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है। कच्चे आम कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। तो खट्टा भी एक भाव है। खट्टा भी क्या है? भाव है। चलिए, मिठास की जगह दूसरा वर्ड भी सीख लिया आपने, खट्टा। मिठास से भर जाता है। इन पंक्तियों में दुखी, सुंदरता और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? भाववाचक। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा में हम बात करते हैं भावों की। किसकी? इन पंक्तियों में दुखी शब्द भावना और गुण के बोधक होते हैं। किसके बोधक होते हैं? भावना और गुण के बोधक होते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। अभी संज्ञा का कुछ और पार्ट रह गया है, उसको हम नेक्स्ट
सेशन में डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे। अभी हमने इसका केवल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट सेशन में देखिएगा आप लोग, तो उसमें संज्ञा आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद, तब तक का ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट सेशन में आप।